नमस्कार दोस्तों, अब आगे बात करते हैं श्रीमती एनी बेसेंट की। श्रीमती एनी बेसेंट 1847 से 1933 टाइम पीरियड है। श्रीमती एनी बेसेंट जो है इंग्लैंड की अत्यंत प्रतिभा संपन्न सामाजिक कर्मनिष्ठ महिला थी। उनके संघर्षपूर्ण जीवन का उद्देश्य सार्थक जीवन के अर्थ और सत्य की खोज था। भारत आने से पूर्व इंग्लैंड की फेबियन सोसाइटी यानी समाजवादी संस्था की सदस्य थी। उनके सहकर्मी प्रख्यात साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एनी बेसेंट के बारे में लिखा, उस समय इंग्लैंड में उनके समान ओजस्वी भाषण देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य उच्च साहित्य का वाक्य होता था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ब्रह्म विद्या समाज की संस्थापक थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, याद रखना। मैडम ब्लेड टस्की के संपर्क में सन 1890 में आई और परिणाम स्वरूप थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की भक्त भी बन गई। कर्नल ओल्काट और मैडम बेल टस्की ने सितंबर 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में 1 सितंबर 1875 को न्यूयॉर्क में, याद रखना। जब ये दोनों फरवरी 1879 में भारत आए तब उन्होंने यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और सन 1882 इसका प्रधान कार्यालय अड्यार में स्थापित किया। कहाँ पर? अड्यार में, 1882 में। भारत आगमन की बात करें, एनी बेसेंट भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के आमंत्रण पर सन 1893 में भारत आई और जीवन पर्यंत भारत में ही रही। अपनी अद्वितीय वाक्पटुता और हिंदुत्व के आदर्शों और भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक उन्नति के प्रति अपूर्व उत्साह के कारण वे लोकप्रिय बन गए, बहुत लोकप्रिय बन गई। सन 1898 में उन्होंने बनारस वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। बाद में इन संस्थाओं को उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना के संदर्भ में सौंप दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति भक्त थी ये। एनी बेसेंट को भारतीय संस्कृति और धर्म में अगाध श्रद्धा थी। भारतीय धरती पर पदार्पण के साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि वे पूर्व जन्म में हिंदू थी। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने 54 वर्ष की आयु में अर्थात सन 1901 में समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ की गुफा तक की पदयात्रा की थी। पूर्णतः भारतीय वेशभूषा और भारतीय शाकाहारी भोजन का प्रयोग करती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट और आस्था के उनके कुछ उदाहरण हैं। उन्होंने 1914 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास चेन्नई में भाषण देते हुए कहा, 40 वर्षों के गंभीर चिंतन के बाद मैं कह रही हूँ कि विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म से बढ़कर पूर्ण वैज्ञानिक और दर्शन युक्त एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण धर्म दूसरा कोई नहीं है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस के छात्रों के सम्मुख भारत और हिंदुत्व को एक दूसरे का पर्याय मानते हुए भाषण में कहा, आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। हिंदुत्व के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। हिंदुत्व वो मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष की जड़ें गड़ी हुई है। यदि वो मिट्टी हटा ली गई तो भारत रूपी वृक्ष सूख हो जाएगा। भारत में प्रशय पाने वाले अनेक धर्म हैं, अनेक प्रजातियाँ, किंतु उनमें से किसी की सिरा भारत के अतीत तक नहीं पहुँची है। इनमें से प्रत्येक भारत से विलीन हो जाए फिर भी भारत ही रहेगा, भारत ही रहेगा। किंतु यदि हिंदुत्व लुप्त हो गया तो शेष क्या रहेगा? तब शायद इतना याद रह जाएगा कि भारत नामक कभी कोई भौगोलिक देश था। मृद गौरवशाली अतीत एक धुंधली स्मृति मात्र रह जाएगी। भारत के इतिहास, साहित्य, कला स्मारक को देखिए, सब पर हिंदुत्व स्पष्ट रूप से अंकित है। एनी बेसेंट के हिंदुत्व संबंधी उदाहरण रामधारी सिंह दिनकर की विरचित संस्कृति के 4 अध्याय से लिए गए थे। संस्कृति 4 अध्याय से लिए गए थे, ये रचित था उनका। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। एनी बेसेंट द्वारा हिंदुत्व और भारत को एक दूसरे का पर्याय मानना सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं है, वो वरन उनके भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन का प्रतीक है। वस्तुतः वे मातृभूमि निष्ठ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती थी। आध्यात्मिकता उसका मूल आधार था। भारतीय राजनीति में भूमिका। भारत के धार्मिक और शैक्षणिक सामाजिक पुनर्जागरण के लिए जो कार्य एनी बेसेंट ने किया उसके कारण उनका नाम भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। वो भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में मानती थी। सन 1914 में वे भारतवर्ष के लिए राजनीतिक पुनरुत्थान के संघर्ष करने के उद्देश्य से कांग्रेस में शामिल हो गई। इससे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नूतन पुराण धारा का विकास हुआ, संचार हुआ और भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट की भूमिका का वर्णन की बात करें तो होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के नेता रेडमंड से प्रभावित होकर भारत में भी होम रूल यानी स्वशासन, होम रूल का मतलब स्वशासन था, आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इस दृष्टि से उन्होंने 1914 में दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसने किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद रखना, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट। न्यू इंडिया का अर्थ आदर्श वाक्य था, जो निर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं बोल सकते वे गुलाम हैं। जो निर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं बोल सकते वो क्या गुलाम है? एनी बेसेंट ने सन 1915 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में होम रूल आंदोलन को स्वीकार करने का प्रयास किया, किंतु कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इसे समय के प्रतिकूल बताते अस्वीकार कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में चेन्नई में। ठीक है, दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग से कार्य किया। होम रूल आंदोलन के अर्थ
और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए एन बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ के प्रथम अंक जनवरी 1914 में लिखा, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला और नगर पालिकाओं, बोर्डों तक, प्रांतीय विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद तक स्वशासन की स्थापना करना है। इस राष्ट्रीय संसद का अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की विधानसभाओं के समान होने चाहिए। जब ब्रिटिश साम्राज्य संसद की स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि भाग लें तब भारत को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार होम रूल का आंदोलन उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं अपितु ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना था। ये एक वैधानिक आंदोलन था। आंदोलन का उत्कर्ष की बात करें तो अमन किस तरीके से हुआ। सभाओं, भाषणों, राजनीतिक यात्राओं, न्यू इंडिया और तथा कॉमनवेल्थ होम रूल संबंधी विचार उत्तेजों का लेखों के प्रकाशन से सारे भारत में ब्रिटिश सत्ता विरोधी लहर उत्पन्न हो गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने एक स्थान पर कहा, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे उठें और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कार्य करें। अत्यंत ओजस्वी स्वरों में उन्होंने होम रूल स्वशासन की मांग के समर्थन में कहा, भारतवर्ष ने अपने पुत्रों पुत्रियों के रक्त को इसलिए नहीं बहाया कि वे उसके बदले में स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले। ये सौदाबाजी नहीं है। भारत एक राष्ट्र की हैसियत से साम्राज्य की जनता के बीच न्याय पाने के अधिकार का दावा करता है। भारतवर्ष इसे एक पारितोषिक के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में मांगता है। सन 1917 में के प्रारंभ में होम रूल आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था इसके संदर्भ में, देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गई और हम नवयुग एक अजीब उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। ये आशा करते थे कि इसका परिणाम भविष्य में कुछ होगा। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाए। एनी बेसेंट को अपने पत्रों यानी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के तथा प्रेस के लिए कुल मिलाकर 20,000 रुपये जमानत देनी पड़ी और वो जब्त कर ली गई। अक्टूबर 1916 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश आज का, उसे निष्कासित कर दिया। एनी बेसेंट और उनके दो साथियों जीएस अरुंडेल और वीपी वाडिया को नज़रबंद कर दिया गया, परंतु सरकारी दमन के चक्र के बावजूद होम रूल आंदोलन की चिंगारी फैलती रही। अंततः जनता और राष्ट्रीय नेताओं के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को एनी बेसेंट और उनके साथियों को 17 सितंबर 1917 को मुक्त करना पड़ा। कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, 1917 एनी बेसेंट का यश राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। उन्हें सन 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का सभापति निर्वाचित किया गया। 1917 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें सभापति ने अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने अपने अध्यक्ष संबोधन में बताया उद्बोधन में कि स्वतंत्रता प्रत्येक देश का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ब्रिटिश सरकार भारतीय धन और संसाधनों का भारत के विकास के बजाय साम्राज्यवादी उद्देश्यों की रक्षा के लिए प्रयोग कर रही। उन्होंने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा, राष्ट्र क्या है? वो ईश्वरीय अग्नि की चिंगारी है, ईश्वरीय जीवन का एक अंश है जिसे विश्व में निःशोषित कर दिया गया है, जो अपने चतुर्दिक व्यक्तियों यानी पुरुष, स्त्रियों, बालकों के पुंज को एकत्रित करके उन्हें एक समग्र रूप में परस्पर आबद्ध कर देता है। राष्ट्र का जादू उसकी एकता की भावना और राष्ट्र का प्रयोजन अपनी जातीय विशेषताओं का अनुरूप विशेष पद्धति से विश्व की सेवा करना। ये कर्तव्य ईश्वर उनके जन्म के समय ही उसको सौंप देता है। ये बात कही थी इन्होंने।